सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक और नए साम के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बस उम्मीद है कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट करते रहेंगे इस तरीके से, और अपने अन्य दोस्तों तक हमारे इस प्लेटफॉर्म का चैनल जो है लिंक जो है पहुंचाते रहेंगे, ताकि और भी लोग जुड़े और वो भी इस चैनल के द्वारा लाभान्वित हो और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा है आप लोगों के बीच में एजुकेशन, जो हमारे पास नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने का काम करना। तो चलिए आज हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हुए हैं, और वो नया टॉपिक है क्लास 10th का, जो प्रीवियस 2 क्लासेस में 2 वीडियोज में आपको 2 यूनिट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया था। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एक नया यूनिट, जो कि अगर हम बात करें उस यूनिट की तो वो यूनिट आपका है धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में तो आज आप लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल, आज इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोगों को ये वीडियो पूरा शुरू से लेके आखिरी तक देखना होगा, और भरोसा कीजिए वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे कि हमको ये यूनिट टफ लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो 100% ये मान के चलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु के बारे में। तो जनरली धातु और अधातु होता क्या है? देखो, हमारे अर्थ पे, अर्थ की अगर हम बात करें, अर्थ मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी पे जितने भी सब्सटेंस हैं, मतलब जितने भी सब्सटेंस, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो भी सब्सटेंस इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे अवेलेबल है, उनको आप 2 पार्ट में बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, एक धातु और दूसरा अधातु। और एक और होता है जो कि धातु और अधातु दोनों का गुण शो करता है, जिसको आप उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं। अब जैसे धातु और अधातु के बारे में, तो धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है? तो हमने तो सिंपली आपको बताया कि अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे आपके अगल बगल टेबल होगा, फैन होगा, मोबाइल होगा, चार्जर होगा, लोहा होगा, लकड़ी होगा, तो आप इन सारे पदार्थों को दोनों कैटेगरी में डिवाइड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो ठोस होते हैं पूरी तरीके से, जो बिल्कुल सॉलिड होते हैं, जिनका शेप जो है बिल्कुल डिफाइन होता है, उनको आप धातु कहते हैं। और अधातु में चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो इसके लिए आपको जो है समझने के लिए आपको इस वीडियो में पूरी शुरू से आखिरी तक बने रहना होगा। तो चलिए हम धातु के बारे में बात करते हैं कि धातु क्या होते हैं। धातु ऐसे तत्व होते हैं, धातु ऐसे एलिमेंट होते हैं जो चमकीले होते हैं। चमकीले का मतलब जो शाइनिंग सरफेस रखते हैं, जिसकी जो सरफेस होती है, सरफेस का मतलब ऊपरी परत, वो चमकती है। उष्मा व विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, मतलब ये जितने भी धातु हैं, आपके घरों में जो तार होता है, जो वायर इससे जो कनेक्शन किया जाता है, आपको पता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जो है आसानी से पास होती है। उसका कारण यही है कि धातु के अंदर जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस करंट को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है ना। और क्या नाम है, उष्मा के भी अच्छे सुचालक होते हैं, मतलब इसमें हीट भी बहुत आसानी से पास होती है। जैसे अगर आप कोई लोहा जो है आग के पास ले जाइए, लोहे का एक सिरा पकड़ करके अगर आप उसको आग में गर्म करेंगे, तो कुछ समय के बाद जहां पर आप पकड़े होंगे वो भी जलने लगेगा। मतलब यही होता है इसका कि जो धातु होता है वो अच्छे सुचालक होते हैं। अच्छे का मतलब ये है कि हीट जब आप एक छोर पे करेंगे तो बहुत आसानी से उसके अंदर से जो है ना हीट एनर्जी पास होते हुए दूसरे छोर तक पहुंच जाएगी। तो ये तो हो गया। अब अगर इसके बारे में और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो ये जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिसको आप कठोर कहते हैं। और इसको बहुत ही आसानी से तार में, पतली चादर में, जैसे टीन हो गया, शेड हो गया,
ब्लेड हो गया, इन सब में बहुत ही आसानी से आप इसको पतले लेयर में आप इसको बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो धातु के बारे में। अब अगर हम उपधातु अधातु के बारे में बात करें, जिसको आप नॉन मेटल्स कहते हैं, तो नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब भंगुर होता है। ब्रिटल का मतलब ये है कि अधातु पे अगर आप थोड़ा सा भी किसी हथौड़े से वार करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो घर में आपके पास जो है फिटकरी होगा, घर में आपके पास नमक होगा, घर में आपके पास जो है मिट्टी होगा, घर में आपके पास कोयला होगा, तो आप अगर उस पर थोड़ा सा भी हथौड़ा मारेंगे तो आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस पर हथौड़ा मारने से वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए तो आप उसको क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। लेकिन ये चीज धातु में नहीं होता है। धातु में जितना हथौड़ा मारेंगे उतना वो पतला होता चला जाएगा। तो ये धातु की प्रॉपर्टी होती है। और अधातु की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। फिर इसके बाद क्या है इसकी प्रॉपर्टी, उष्मा या विद्युत के ये कुचालक होते हैं। मतलब ये कि इसमें से जो है हीट एनर्जी पास नहीं होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ अपवाद है जिसके बारे में आगे आपसे डिस्कशन किया जाएगा। उदाहरण की बात अगर हम करें धातु का, तो लोहा जो है एक धातु होता है, तांबा भी जो है वो धातु होता है, एल्यूमिनियम भी धातु होता है। अधातु के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इनको आप नॉन मेटल्स कहते हैं। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम पीरियाडिक टेबल की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं, जिसमें से आप चाहें तो पीरियाडिक टेबल में, जिसको आप 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में जनरली जितने भी एलिमेंट हैं सबको आप धातु ही कहते हैं। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसको भी आप धातु कहते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में क्या होता है, धातु भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। जैसे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में अगर हम बात करें तो धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। धातु जो होते हैं मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो उसको हथौड़े से पीट करके बहुत ही पतली परत आप उसकी बना सकते हैं। जैसे टीन होता है, ब्लेड जिससे दाढ़ी बनाई जाती है, बाल बनाया जाता है, वो भी जो होता है धातु का ही बना होता है, जिसको आप आसानी से पतली परत में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला चादर आप उसका बना सकते हैं। नेक्स्ट जो धातु होता है वो डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप अगर चाहें तो उसको जो है पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि घरों में जो तार लगा होता है, बिजली कनेक्शन में जो तार लगा होता है वो धातु से ही बना होता है। जो तार बनाने की प्रक्रिया होती है उसको आप डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब मेटल को आसानी से आप जो है थिनेस्ट लेयर या थिनेस्ट वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो होता है हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे जो है कंडक्टर होते हैं। सामान्यतः इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कोई भी धातु है अगर आप उसको बॉयल करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो जो है बॉयल करेगा, तभी वो मेल्ट करेगा। अब अगर इसमें हम कुछ अपवाद के बारे में बात करें, देखिए अपवाद जो है ना ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जनरली तो जो जनरल प्रॉपर्टी है ये तो सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जनरली यही सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद क्या है, आपने पीछे पढ़ा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जो मरकरी होता है जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं वो एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगर हम सोडियम पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है, इतना नरम होता है, सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट या इतना नरम होता है कि अगर आप इसको चाहें
तो एक नाइफ से आसानी से कट कर सकते हैं, एक चाकू से आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको जो है ना याद करने वाली चीजें हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना। नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात इसमें क्या है, सामान्यतः ये कैसे होते हैं, ये चमकहीन होते हैं। मतलब ये कि इसमें कोई चमक नहीं होती है, इसका जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस नहीं होता है, डल सरफेस होता है। नेक्स्ट, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब आसानी से ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। इसमें आसानी से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसमें कंडक्ट नहीं होती है, इसमें से पास नहीं होती है। ये जो होते हैं उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेफाइट। अभी आपने पीछे पढ़ा, अभी आपने ऊपर इस पॉइंट में क्या देखा कि जो अधातु होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स होता है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स होता है। तो यहाँ हम ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो कार्बन से बना होता है, मतलब ये ग्रेफाइट का जो सब्सटेंस होगा उसमें सब के सब कार्बन ही अवेलेबल होंगे, बट उसमें क्या होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट, आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, अधातु है। ये कैसा होता है, चमकीला अधातु होता है। मतलब आयोडीन, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन शाइनी सरफेस रखते हैं, मतलब उसका जो सरफेस होता है वो चमकहीन होता है। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है, चमकीला होता है, शाइनी सरफेस रखता है, ठीक है ना। तो ये अपवाद वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा इस बात को। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है। जैसे किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसके भौतिक अवस्था को दर्शाता है। भौतिक अवस्था में क्या हो गया, उसका रंग, उसका शेप, उसका कलर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये उसका भौतिक अवस्था होता है, ठीक है ना। अगर हम रासायनिक अवस्था की बात करें तो रासायनिक अवस्था में क्या होगा, उस सब्सटेंस की आप जो है अलग अलग चीजों से क्रिया कराएंगे, अलग अलग चीजों के साथ उसको रखेंगे और रख करके देखेंगे क्या वो उसके साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता है। तो चलिए धातु की बात करते हैं। तो जनरली जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं, अगर हम इनका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात का। मतलब ये कि जब भी मेटल का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब कोई भी आप मेटल ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम। सोडियम का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जब भी आप किसी भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब ये क्षारीय नेचर के होते हैं, ये क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। अगर आप मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो वो कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, वो क्षारीय प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो जा रही हैं। तो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराना है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, Al2O3, Al2O3 बनेगा।
ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसका जो है रिएक्शन कराना पड़ेगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेते हैं। 4Al लेते हैं यहाँ पे और इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये अम्ल की तरीके से भी बिहेव करेगा और क्षार की तरीके से भी बिहेव करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और एक दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड। इन दोनों एग्जाम्पल को आप बहुत ही आसानी से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन जो है जल से कराएंगे। मेटल का रिएक्शन जो है वो जल से अब आपको कराना है। तो देखिए आपको ये बात पता है कि जब भी आप मेटल का रिएक्शन जल से कराते हैं तो क्या बनेगा भाई, एक तो साल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है ना। तो मेटल का रिएक्शन जल से कराते हैं। जैसे हमने सोडियम का रिएक्शन जो है वाटर से कराया, सोडियम का रिएक्शन वाटर से कराया। तो जब आप सोडियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सोडियम जो है इसके हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस करता है। तो यहां पे बन जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे रिलीज होगा। ठीक है ना। मतलब यहां पे जो सब्सटेंस बनेगा वो बेस बनेगा। जब भी आप मेटल का रिएक्शन जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस बन रहा है। बेस का मतलब क्षार बनेगा, NaOH बनेगा। अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप वाटर से कराएंगे तो ये बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि क्षारीय नेचर का होता है। अब इसमें जो है कुछ चीजें आपको बहुत ही जो है मतलब कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और एक तरीके से आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते, देखो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा कि सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं जो ठंडे जल से बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम ऐसा मेटल होता है जो गर्म जल से रिएक्शन करता है। आयरन ऐसा मेटल होता है जो स्टीम से रिएक्शन करता है। स्टीम का मतलब भाप से रिएक्शन करता है। ठीक है ना। ये जो है ना तो ठंडे जल से रिएक्शन करेगा और ना ही गर्म जल से रिएक्शन करेगा। जो आयरन होगा वो भाप से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है अम्ल से अभिक्रिया। अब आप मेटल का रिएक्शन किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे। तो यहां पे क्या होगा, जब भी आप मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो यहां पे क्या होगा, साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगा। यहां पर भी साल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो चलिए देख लेते हैं, मेटल प्लस एसिड, तो यहां पे क्या बनेगा, साल्ट और प्लस H2 गैस। एग्जाम्पल, मेटल हमने ले लिया यहां पे मैग्नीशियम। अब इसका रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2, ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये क्या बन गया, साल्ट बन गया और यहां पे H2 गैस रिलीज हो रहा है। अगर आप सोडियम का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, ये आपका एसिड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आप इसका रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2 गैस बनेगा। H2 गैस जो है वो उड़ जाएगा, कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि H2 गैस के बारे में पता करें कि क्या सच में H2 गैस ही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी कंटेनर में आप एसिड और मेटल का रिएक्शन करा रहे होंगे उस कंटेनर के माउथ पे बर्निंग कैंडल लेके आइएगा, जलती हुई कैंडल लेके आइएगा। आपको पॉप साउंड सुनाई देगा, मतलब चिटपुटिया जैसी आवाज आपको सुनाई देगी, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगा कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो अम्ल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे आप धातु का तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, जैसा कि आपको यहां पे बताया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अगर आप जो है मेटल का मतलब धातु का रिएक्शन अगर आप बेस से कराते हैं, मतलब क्षार से कराते हैं, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा
कि जब भी आप धातु का रिएक्शन क्षार से कराते हैं, जनरली ये मेटल जो है आपका जिंक, ये अगर आप NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेटल का रिएक्शन अगर बेस से होगा तो क्या बनेगा, एसिड से होगा तो क्या बनेगा। आपने पीछे देखा, बेस से अगर रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं। अगर आप अधातु का रिएक्शन, अब यहाँ अधातु के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने धातु के बारे में, धातु की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा, अब आप अधातु के केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। मींस नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी को आप स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, नॉन मेटल का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे जो है ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। वहां मेटल ऑक्साइड बना था, यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये अम्लीय होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। वहां पे आपने क्या देखा था, जब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से आपने कराया तो मेटल ऑक्साइड बना, और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता था, बेसिक नेचर का होता था, क्षारीय होता था। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो अम्लीय नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 बनेगा। CO2 जो होता है अम्लीय ऑक्साइड होता है। सल्फर का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो SO2 बनेगा। SO2 भी कैसा होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट, अधातु जो होते हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन जो है किसी एसिड के साथ कराते हैं तो वहां पर अगर वो उसके साथ रिएक्शन भी करता है तो भी आपको वहां हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप जो है नॉन मेटल, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन अगर आप जिंक से कराते हैं तो क्या बनेगा। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर आप जिंक से कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा, प्लस कॉपर बनेगा। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, जिंक सल्फेट का रिएक्शन अगर आप कॉपर से कराएंगे तो आपको यहाँ पे नो रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, कारण इसका यही है कि इसमें आपको मेटल के रिएक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब आपको ये बात पता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को यहां से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर जिंक यहाँ पे है और इसको कॉपर आकर हटाना चाहे तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से क्या होती है, कम होती है। तो बच्चों आपको ये चीज जो आपका सीरीज दिया गया है इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर Ag, फिर Au। सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो Au होता है। Au का मतलब गोल्ड, ठीक है ना। अब उपयोग की अगर हम बात करें, ये रिएक्टिविटी सीरीज का यूज क्या होगा, तो धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब धातुओं का जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, जब धातुओं को मतलब एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। विस्थापन अपक्रिया में, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, विस्थापन अपक्रिया में भी आपने इसका यूज किया। संक्षारण से बचाव में, संक्षारण का मतलब कोरोजन होता है। लोहे के ऊपर अगर जंग लगता है तो लोहे के ऊपर जंग ना लगने पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। गैल्वेनाइजेशन है, उसका एलॉय बना दीजिए, उसके ऊपर जो है पेंट लगा दीजिए। तो ऐसे भी आपको यहाँ पे काम करने पड़ेंगे, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज का उन जगह पर उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो आप इस चीज को याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब ये कि मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जनरली जो मेटल होते हैं एनवायरनमेंट में, मेटल जो पाए जाते हैं वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं
या कार्बोनेटेड स्टेट में पाए जाते हैं। दो ही तरीके से पाए जाते हैं। और भी कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे उसमें थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी रहेगी, थोड़ी बहुत अशुद्धियां रहेंगी, उसको निकालने का काम किया जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कौन बहुत ज्यादा क्रियाशील मेटल है, कौन उससे कम है, और कौन सबसे कम क्रियाशील मेटल है। तो ये भी आपको एक तरीके से याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होते हैं। और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जिंक होते हैं, आयरन होते हैं, लेड होते हैं, स्टेनस होते हैं। और जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं वो कॉपर, EHG और Ag और Au। जनरली ये जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट में, बट ये जो आपके होते हैं ये या तो सल्फाइड ओर में आपको देखने को मिलेंगे और या फिर आपको कार्बोनेटेड ओर में आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी आपको सल्फाइड ओर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे। जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है और वो पृथ्वी के किसी भाग में पाया जा रहा है, अब उसको आप चाहते हैं कि एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब प्यूरिफाई करें, उसको जो है शुद्ध रूप में लेना चाहते हैं। तो शुद्ध रूप में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है ना, इसका निष्कर्षण विधि जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको आप विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन मेथड से आप क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपके सामने रखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपको एक बीकर लेना पड़ेगा और इस बीकर में आपको 2 इलेक्ट्रोड सेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड आपका जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए आप जो है हाई रिएक्टिव मेटल्स में से किसी भी मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने ले लिया मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैग्नीशियम को आप निष्कर्षण करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस प्लेट पे आपने यहाँ पे इसको क्या किया, हाई वोल्टेज करंट से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। एक तरफ एनोड प्लेट बना दिया, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक तरफ आपने कैथोड प्लेट बना दिया, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों जो आपका इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड का मतलब जो आप इसमें तार यूज करते हैं, जो आप मेटल यूज करते हैं, वो जो मेटल होगा वो मैग्नीशियम का ही होगा। बस अंतर इतना होगा कि जो एनोड वाला मेटल होगा वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब इसके अंदर अशुद्धियां भी होंगी, और जो कैथोड वाला मेटल होगा वो आपका प्योर होगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, यहाँ मैग्नीशियम जो है वो प्योर है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आप जो है एक बिलियन भरेंगे, और बिलियन किसका होना चाहिए, जो आपने मेटल लिया है इसी मेटल का कोई लवण होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हमने ले लिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट का हमने यहाँ पे बिलियन बना लिया। तो मैग्नीशियम सल्फेट का अगर आप बिलियन बनाते हैं तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव देगा और सल्फेट पर 2 नेगेटिव आयन यहाँ पे आएगा। मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर Mg2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन अवेलेबल है। क्या होगा, जैसे ही आप इसमें करंट अप्लाई करेंगे होगा क्या, प्रोसीजर आप थोड़ा ठीक ठाक तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे ही आप इसमें करंट देंगे, जो एनोड प्लेट पे, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर क्या आपने लिया था, मैग्नीशियम का इम्प्योर रॉड लिया था, मतलब इसमें मैग्नीशियम के भी पार्टिकल हैं, कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं। जब आप इसमें करंट देते हैं तो जो इस रॉड का मैग्नीशियम होगा वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट करेगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो इस वायर से होते हुए, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की तरफ आएगा, और कैथोड प्लेट की तरफ आने के बाद क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम यहां से निकल करके बिलियन में आया है वो 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया है। अब जब 2 पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा तो क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज लिया है ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा, मैग्नीशियम बना लेगा, और मैग्नीशियम बनाने के बाद ये इसी वायर के, इसी रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसी वायर, इसी रॉड के ऊपर जो है ये जाकर के इससे चिपक जाएगा। तो इससे, इस पर डिपॉजिट होने का मतलब इसमें जितने भी मैग्नीशियम के पार्टिकल हैं सबका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से जितने भी मैग्नीशियम होंगे सब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए 2 पॉजिटिव के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आएंगे, इस विलयन में आएंगे, और फिर इस विलयन से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ले करके फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम में। मतलब ये कि इस प्लेट पे अपचयन होगा और इस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, इसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी कैसी होती, जैसे धूल के कण होते हैं और कीचड़ होते हैं जो इसमें पड़े रहेंगे, वो सब नीचे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। तो नीचे इकट्ठा होंगे तो इसको आप क्या बोलते हैं, ये एनोड कीचड़ कहलाता है, एनोड मड कहलाता है, इसको एनोड मड कहेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड प्लेट के नीचे सब इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों इकट्ठा होंगे? क्योंकि मेटल के जो भी यहाँ पे एटम थे वो सब ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आए, और सॉल्यूशन से फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन लेकर के इसी पे चिपक गए, डिपॉजिट हो गए। तो धीरे धीरे ये वाला जो रॉड होगा वो मोटा होता चला जाएगा और ये रॉड एक समय में खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी मैग्नीशियम थे सब प्यूरिफाई होकर के यहाँ चले गए प्योरेस्ट फॉर्म में। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है उसको इसी प्रोसेस से आप क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी आप इसी तरीके से करेंगे, जिसमें एल्यूमिनियम आसानी से आप प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे। अगला, मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से करते हैं। ये धातुएं जो होती है वो क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य में होती हैं, ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसको किस तरीके से निष्कर्षण करते हैं, सबसे पहले इसका अयस्क का हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, रोस्टिंग क्या होता है या कैल्सिनेशन क्या होता है। ठीक है, रोस्टिंग जो होता है, रोस्टिंग में क्या होगा, जैसे जो आपका अयस्क होगा जिसको आप ओर कहते हैं, ये जो अयस्क होगा वो 2 फॉर्मेट में आपको एनवायरनमेंट में मिलेगा, या तो सल्फाइड होगा और या फिर कार्बोनेटेड होगा। इसी 2 फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। अगर सल्फाइड है, सल्फाइड जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CuS, कॉपर सल्फाइड, ठीक है ना। अब इसको प्यूरिफाई आप करना चाहते हैं, कॉपर को आप यहां से प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो कॉपर को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हीट एनर्जी दे करके। तो जब आप हीट एनर्जी देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब कॉपर ऑक्साइड को किस तरीके से कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन आप करा देंगे कार्बन के साथ, जो कि अपचयन करेगा, और अपचयन करने के बाद यहाँ कॉपर अलग हो जाएगा प्लस CO गैस यहाँ पे बनेगा। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कॉपर आपको प्योर करना है तो प्योर करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी आप किसी भी सल्फाइड को जो है हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं कैल्सिनेशन, और अगर बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो आप उसको रोस्टिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि Fe2O3 ये आपका ऑक्साइड पहले से ही है, ठीक है ना, ऑक्साइड था तो इसका आपका CO के साथ आपने रिएक्शन कराया तो यहाँ आयरन प्लस 3CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। इसका निष्कर्षण करने के लिए सीधे जो है इसको हम हीट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, मतलब रोस्टिंग करेंगे। इसको आप डायरेक्ट आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 बनेगा। अब CaO का रिएक्शन आप किससे करा देंगे, कार्बन से, कार्बन से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं, ये तो आपको पता है कि कुछ नेचुरली भी जो है प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, जैसे HgO हो गया। HgO को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आसानी से ये जो है हीट करने के बाद Hg अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगर हम फ्लो डायग्राम की बात करें
कैसे कैसे जो अभी आपको पीछे हमने पढ़ाया था उसको यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं उसको आप किस तरीके से प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के लिए आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और शुद्ध धातु आपको मिल जाएगा। जो मध्यम क्रियाशील धातु होंगे उसको किस तरीके से आप प्यूरिफाई करेंगे, उसके लिए आपको या तो उसका रोस्टिंग करना पड़ेगा या तो आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद कार्बन के साथ रिडक्शन कराना पड़ेगा, तब आपको शुद्ध धातु मिलेगा। सबसे लास्ट वाला जो है वो कम क्रियाशील धातु है, जैसे कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया। इसको सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, हीट करके आसानी से प्योरेस्ट फॉर्म में आप टेंड कर सकते हैं, मतलब आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, संक्षारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। संक्षारण का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब क्या होता है। किसी भी मेटल के ऊपर जो अनडिजायरेबल लेयर आ जाता है उसी को आप कोरोजन कहते हैं। जैसे आप जनरली देखते हैं कि किसी भी लोहे को अगर आप घर के बाहर रख देते हैं जो वायु और जल के संपर्क में होता है, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि उसके सबसे ऊपरी परत पर ब्राउन कलर का, भूरा कलर का एक लेयर बन जाता है। इसी प्रोसेस को आप कोरोजन कहते हैं, ठीक है ना। तो कोरोजन जनरली सारे मेटल्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो। बस अंतर ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोरोजन थोड़ा जल्दी देखने को मिलेगा, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोरोजन आपको काफी टाइम में देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है जो आभूषण घरों में पहनती है माताएं या बहनें, वो गोल्ड का बना होता है या फिर सिल्वर का बना होता है। तो आप क्या देखते हैं कि जो सिल्वर होता है, जो चांदी का बना होता है, वो कुछ समय के बाद, अब कुछ समय का मतलब लगभग 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप क्या देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वो ब्लैक कलर का हो रहा है। तो ब्लैक कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो सिल्वर होता है ना, वो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है। उसी को अनडिजायरेबल लेयर कहते हैं और इसी प्रोसेस को आप कोरोजन कहते हैं, कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है, तो लोहे में जो जंग लगता है इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। चलिए, अब धातुओं का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना इसका प्रमुख उदाहरण है, सबको पता है। जंग लगने की आवश्यक शर्तें क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही जरूरी है। अगर आप किसी भी मेटल को, अगर आप लोहे को पानी में डाल दीजिए और पूरी तरीके से डुबो दीजिए पानी के अंदर, तो आप उसको चाहे 2 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल रखेंगे तो भी आप पाएंगे कि वो ऐसे ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी के साथ वो है। जब तक पानी और वायु, वायु में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, जब तक ऑक्सीजन और वाटर दोनों नहीं मिलते तब तक जंग लगने की कोई भी संभावना नहीं है। अच्छा, अगर जंग मान लो लग रहा है, क्योंकि घरों में जो खिड़कियां होती हैं, घरों में जो दरवाजे लगाए जाते हैं, वो जनरली लोहे के ही लगाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स में देखा जाए तो लोहा थोड़ा सस्ता होता है अदर मेटल्स के कंपेयर में। तो जो ये लोहे लगते हैं, अगर आप उस पर उसके संक्षारण को रोकने के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और आखिरी में क्या होगा, वो टूट जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो उसको जो संक्षारण होना है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखते हैं घरों में पेंटिंग कर दिया जाता है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है। मतलब ये कि उसमें आप क्या नाम है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि सिल्वर का जो है, जिंक का एक जो है लेयर उसके ऊपर बना दिया जाता है, जिंक का लेयर बनाया जाता है उसी मेटल के ऊपर, लोहे के ऊपर जिंक का लेयर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसमें संक्षारण नहीं हो पाता है। या मिश्र धातु बना दीजिए, मिश्र धातु का मतलब एलॉय, एलॉय बना दीजिए आप उसका। एलॉय में क्या होता है कि आप लोहे को किसी अन्य मेटल के साथ मिक्स कर दीजिए जो कम रिएक्टिव हो और सस्ता भी हो, तो आसानी से वो जो है संक्षारण से बच सकता है। अब आगे जो है धातु और अधातु के उपयोग के बारे में आप लोग यहाँ पे पीछे भी पढ़ चुके हैं। धातुओं का उपयोग जनरली कहाँ किया जाता है, तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने में, लोहा का उपयोग मशीन और पुल बनाने में, एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन, हवाई जहाज बनाने में, अधातुओं का उपयोग ऑक्सीजन का सांस लेने में, नाइट्रोजन का
खेतों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का उपयोग ईंधन में किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक तो एक तरीके से कंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर एक एक पॉइंट को कवर करते तो हमें लगता है कि ये वीडियो 2 से 3 घंटे का बन जाता, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जनरली वो आपको टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है? निष्क्रिय की बात कर रही है। निष्क्रिय का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो है क्रिया नहीं करेगी, बहुत स्लो क्रिया करेगी। 10 साल 20 साल में थोड़ा बहुत रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो जो सोना होता है, सोना सबको पता है, गोल्ड जो होता है जनरली घरों में औरतें जो होती हैं वो गोल्ड ज्यादा पसंद करती हैं। तो आप देखते हैं गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जो कि जिसका जल्दी जो है बहुत बहुत ज्यादा जो निष्क्रिय होता है, जो न्यूट्रल होता है, वो आसानी से जो है कोरोजन उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? मतलब कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है? तो ये तो सबको पता है कि सोडियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। चांदी अगर रिएक्टिव ज्यादा होती तो कोई चांदी खरीदता ही नहीं। सोना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता तो कोई सोना नहीं खरीदता। प्लेटिनम भी इतना रिएक्टिव होता तो प्लेटिनम भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट आपको पता है कि सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आयरन होता है, आप लोगों को पता है कि जब भी आपको पीलिया होता है या कोई भी बीमारी होती है जहां पे खून की कमी होती है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको आयरन की शीशी देते हैं या आयरन कंपोजिशन का कोई सिरप देते हैं जिसमें आयरन आपके अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नॉन मेटल के बारे में बात की जा रही है जो फर्टिलाइजर फॉर्मेशन में यूजफुल होता है? तो उसमें जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है? आपको पीछे बताया भी गया कि जो कार्बन होता है ग्रेफाइट स्टेट में जो होता है ये अच्छा जो है विद्युत चालक होता है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। जस्ता धातु, जस्ता का मतलब जिंक होता है, जिंक। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो जिंक का रिएक्शन अगर आप HCl से कराते हैं तो क्या बनेगा? ZnCl2 बनेगा और प्लस H2 गैस यहां से रिलीज होगा। तो ZnCl2 बन रहा प्लस गैस कौन सा निकल रहा? हाइड्रोजन गैस निकल रहा। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 होगा, हाइड्रोजन। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग बैटरी निर्माण में किया जाता है? तो आपको पता है लोहे का किया नहीं जाएगा, क्योंकि धातु के अंदर अगर आप लोहा रखेंगे तो लोहा जो है वो आसानी से कोरोजन हो जाएगा, वो जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। ये जो जस्ता है इसका राइट ऑप्शन जस्ता होगा, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा होगा, तो बैटरी के लिए सोना तो आप यूज करेंगे नहीं और ना तो चांदी का यूज करेंगे। आज के डेट में आपको पता भी है कि चांदी का रेट जो है वो आसमान छू रहा है ना। जो 4-5 महीने पहले 1 लाख रुपए प्रति किलो था, आज 3 लाख रुपए प्रति किलो हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में विकास बहुत चरम पर अपने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो अधातु के बारे में आपको बताया गया था कि जो ब्रोमीन होता है ये एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। बाकी सल्फर जो होगा गैस होगा, फास्फोरस जो होगा गैस होगा। एल्यूमिनियम अधातु नहीं होता बल्कि ये धातु होता है, ये होता है सॉलिड स्टेट में, बट ये धातु होता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पीछे पढ़ा उसी पे डिपेंड करता है। अब देखो हाइड्रोजन कह रहा है कि अम्ल से, हाइड्रोजन जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन से इसमें कौन कम रिएक्टिव है। वैसे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन सा होता है? कॉपर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा वो कॉपर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है? मतलब ये कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जो है
वाटर के साथ जो है रिएक्शन करती है। कॉपर तो करेगा नहीं, आपको पता है। आयरन जो है आयरन भी नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, मैग्नीशियम भी नहीं करेगा। कौन करेगा? सोडियम। सोडियम जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अब रिक्वेस्ट आप लोगों से इतना ही है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक अगर आपने देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि और लोगों तक हमारे जो उद्देश्य है वो पहुंच सके। लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को जागरूक करने का, उसके लिए आप लोगों का सहयोग और साथ जरूरी है। धन्यवाद।